नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम के साप्ताहिक संस्करण में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ हर हफ्ते की तरह ही आनंद वर्धन जी और अभय जी हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है, नमस्कार। और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में, राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में बातचीत करेंगे। हमारी विशेष नज़र पिछले हफ्ते हुए राजनीतिक घटनाक्रमों पर रहेगी। आनंद सर, मैं बातचीत की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। लोकसभा का सत्र समाप्त हो गया। इस पूरे सत्र के दौरान जिस तरीके के घटनाक्रम हुए, उससे आपको क्या लगता है कि जो यह बात कही जा रही है कि एक दमदार विपक्ष आया है, ऐसा सचमुच हुआ है या जैसा कि भाजपा दिखाने की कोशिश करती है कि कोई खास चीज़ बदली नहीं है, अब जैसा कि वो राहुल गांधी को पप्पू कहा करते थे, वो बालक बुद्धि कहा करेंगे। तो कुछ खास बदला है या एक हम इसे सामान्य एक निरंतरता के रूप में ही देखें? मेरे ख्याल में कमल जी जमीन बदल चुकी है और अब वो उनको पप्पू कहें, बालक बुद्धि कहें, बालक कहें। मोदी जी की जो जिस तरह से बात गंभीरता से लोग लेते थे, अब मोदी जी को लोग गंभीरता से लेना बंद कर दिए और मेरे ख्याल में अगर मोदी जिस खतरे की घंटी को नहीं सुन रहे हैं, तो ये उनका नुकसान है। आपने अभी रिसेंट चुनाव की और उसके बाद के पहले लोकसभा सत्र की बात कही। 2-3 चीजें मैं कर दूं। एक तो बीजेपी की दृष्टि से बीजेपी जिसको बहुत चाक चौबंद माना जाता था, जिसको ये माना जाता था कि वो हरदम बैटल रेडी है, मतलब चुनाव के लिए हरदम तैयार है, उसने अपनी घोषणा वोषणा तो कर दी है। उसने घोषणा कर दी है कि महाराष्ट्र का चुनाव के प्रभारी कौन रहेंगे। एक तरह से पारितोषिक भी मिला है अश्वनी वैष्णव को। ये सब तो कर दिया है, लेकिन अभी भी बीजेपी बिखरी हुई नजर आ रही है और वो बिखराट कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा है कि बीजेपी बहुत यूनाइटेड उसमें एक साथ एक स्वर में बोल रही है। जब मैं बीजेपी बोल रहा हूं तो मैं लार्जर बीजेपी की भी बात कर रहा हूं, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बीजेपी इत्यादि इत्यादि। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जिसका हम सब लोग बहुत बड़े क्रिटिक थे और खास करके कांग्रेस के तो बहुत ही बड़े थे कि वो केवल अपने नाम का खाते हैं, संगठन है नहीं, उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उस तरफ मुझे मुझे ऐसा लगता है, देखिए संगठन भी दो चीजें हैं। एक चीज यह है कि आप सुबह सुबह, और जो राहुल गांधी ने शायद अपने लोकसभा के पहले भाषण में स्पष्ट भी किया था। पहला भाषण जब वो स्पीकर को चुन लिया गया था और उसके बाद स्पीकर जी के चुनने जाने पे रस्मी तौर पे सब लोग कुछ कुछ बात कर रहे थे, उसमें मोदी जी ने बताना शुरू किया कि 17वीं लोकसभा में जिस तरह से इन्होंने चलाया है वो नए रिकॉर्ड बना दिए हैं चलाने के, और टाइम से चलाया और इतना चलाया और इतना चलाया। राहुल गांधी ने मेरे ख्याल में उसमें बहुत स्पष्ट किया कि एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है। आप सुबह 10 बजे आ गए, 5 बजे चले गए। कुछ बच्चों को स्कूल में इस बात का एक पुरस्कार मिलता था कि वो रेगुलर अटेंडेंस थी। लेकिन मेरे ख्याल में वो बच्चा ठीक है, वो एक अच्छी बात है। आप समय से आए, समय से गए। आपने सुबह मंजन भी कर लिया, आपने ब्रश भी कर लिया, आप मुंह धो के आए थे। लेकिन असली गुणवत्ता यह है कि आपने किया क्या, आप कितना पढ़े, आप कितना पढ़ पाए, आप कितना ग्राह्य हो पाए, आपने वो किताब पढ़ी, उसमें आपने क्या किया, और लार्जर उसमें आपने देश के लिए, समाज के लिए या उस तरह से क्या किया। राहुल गांधी ने उस बात को रखा कि भाई ये स्पीकर का आप आकलन उनके कितने दिन चलाई और कैसे चलाई से नहीं किया जा सकता है। स्पीकर का हरदम आकलन इससे होगा कि उसने विपक्ष को कितना स्पेस दिया, उसने विपक्ष को जितनी तरह से टोका, क्या उस तरह से उसने बाकी लोगों पर अंकुश लगाया, क्या वो जब जब बात कर रहे थे तो इम्पार्शियल थे, उनका जो भी ढंग से वो रूल कर रहे थे, इस पे उन्होंने एक ठीक से बात कही। और उन्हीं की लीड लेके अखिलेश तो ज्यादा प्रखर हो गए थे। अखिलेश तो बिल्कुल साफ साफ जिसको कहते हैं ओम बिरला जी को आईना दिखाने लगे। तो मैं बात को इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि नंबर्स में अब वो पन्ना प्रमुख में भी शायद 3 लोग होंगे, वो कुछ लाइन प्रमुख टाइप चीजें भी करने लगे। अब ये सब सुनने में अच्छा लगता है, उनके इतना पन्ना प्रमुख है, उनके पास इतने का, लेकिन वो काडर कितना उत्साहित है, कितना आपके प्रति समर्पित है, कितना डेडिकेटेड है, वो मेरे ख्याल में क्वालिटी की बात है। और राहुल गांधी उस क्वालिटी को कहीं ना कहीं रोज उसमें इजाफा कर रहे हैं। ये तय बात है कि राहुल गांधी जब लोको पायलट से मिलने जाते हैं दिल्ली में, तो उसमें उनकी पार्टी का वर्कर नहीं है। पार्टी के लोगों ने जरूर इंतजाम किया होगा, पार्टी का कोई ना कोई आदमी तो फोन किया ही होगा कि भाई आना चाहते हैं, वो जो भी रहा, लेकिन वहां पार्टी के वर्कर नहीं। अब अगर राहुल गांधी ने वो बात कही और इससे बिल्कुल बीजेपी तिलमिला गई, अब वो वहां पे मंत्री तक कहने लगे साहब
ये तो उस रूट के पायलट ही नहीं, अरे मतलब इंजन ड्राइवर वहां के नहीं थे, ये तो दूसरा। बात यह है कि वो उस इंजन ड्राइवर वहां के थे या नहीं थे, मैं तो ये भी कह रहा हूं इंजन ड्राइवर नहीं थे। चलिए, क्या जो उन्होंने बात उठाई है, दो बातें, दो तीन कई उठाई, उसमें से दो जो मैं प्रमुख रूप से मैंने किया, और मैंने उस पर कार्यक्रम भी किया सुधांशु मणि के साथ। उन्होंने एक बात ये उठाई कि लोको ड्राइवर जिसके बिना ट्रेन हिल नहीं सकती है, जो शायद किसी भी भारतीय रेल का जो मस्तिष्क है, मतलब उसके बिना आप ट्रेन नहीं चला सकते, बेकार है, वहां पे 21% की वैकेंसी। और वो 21% की वैकेंसी ऐसी नहीं, और हमारे मेरे साथ कल सुधांशु मणि जब कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जीएम भी 4 दिन छुट्टी ले लेना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड भी घर चला जाए 8 दिन की छुट्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लोको ड्राइवर है उसको उस जितने ड्यूटी आवर है उसमें उन्होंने 6-7 नाम लिए थे, लोको ड्राइवर, पॉइंट मैन, स्टेशन मास्टर, वो जो 5-6 नाम उन्होंने लिए थे कि ये लोग हट नहीं, गार्ड, उसमें उन्होंने गार्ड भी, उन्होंने कहा था गार्ड का वैसे बहुत नहीं, लेकिन गार्ड अगर चल रहा है तो उसका, तो इनके बिना ट्रेन नहीं चलेगी। वहां पे अगर 21% वैकेंसी है तो वो वैकेंसी है कि नहीं है, क्योंकि मुद्दा ये नहीं है कि किसने कहा, राहुल गांधी चले गए, उन्होंने एक दूसरे आदमी से पूछ लिया, अब आप प्रूफ कर लीजिए कि वो आदमी लोको ड्राइवर नहीं था, वो हवाई जहाज का पायलट था। लेकिन भैया जो जो मूल प्रश्न है, क्या वहां पे 21% वैकेंसी है, और 21% वैकेंसी है तो आपका रेल का जो जो भी संचालन है वो प्रभावित हो रहा है। दूसरी बात उन्होंने एक ये कही थी, जो मेरे लिए भी एक बहुत आई ओपनिंग था, कि अगर जब जब ट्रेन चलती है तो उसके ट्रेन के इंजन में टॉयलेट नहीं होता है, और अब महिला लोको पायलट भी है, 5-5-6 कहा जाएगा। और सुधांशु से जब मैंने कल बात की, सुधांशु मणि से, तो उसका कहना था कि जब हम विदेश के लिए एक्सपोर्ट करते हैं इंजन तो उसमें टॉयलेट बना के देते हैं, लेकिन अपने यहां यह है कि खुले मैदान में हो और ना कहीं। मेरा कहना यह है कि अगर ये इश्यूज उठे हैं, अब वहां पे मेरे उस पर भी कोई ट्रोल कर रहा है कि वहां पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, अरे भाई मतलब टॉयलेट नहीं होना चाहिए, ये बेसिक नीड है, इसको अगर एड्रेस कर रहे हैं राहुल गांधी, तो मेरा जो कहना है कि बीजेपी इसमें लगी हुई है, ठीक है, उन्होंने कर दिया, उन्होंने झूठ बोला, लेकिन जो इश्यू है वो आज आम आदमी के पास वो मुद्दा तो उठ ही गया है। उससे कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को वोट मिलेंगे नहीं मिलेंगे उनके, वो होगा, वो एक सेकेंडरी बात है मेरे हिसाब से। लेकिन आज एक कम से कम विमर्श में ये बात आ गई। ये बात तो सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी कहीं बीजेपी केवल जुगाड़बाजी में लगी है, कैसे वोट तोड़ लें, कैसे उधर से कर लें, उनको कैसे फिट कर लें। अब बीजेपी अपने यहां एक एक पेपर ला के कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारियों ने साथ नहीं दिया इसलिए हम हार गए। मतलब ये बीजेपी ही कर सकती है, ये बिल्कुल असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, ये कैसे कोई कह सकता है कि अधिकारियों ने हमें साथ नहीं दिया इसलिए हम हार गए। तो मेरा कहना यह है कि इस वाली उसमें चीजें बहुत क्लियर ड्रॉ हो गई हैं। मुझे बीजेपी टोटली कंफ्यूज, डिमोरलाइज लगती है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन पूरी तरह से, इसको कहते हैं ना, घोड़े पे सवार है। अब वो ठीक है, संगठन के रूप में उनका उस तरह के नाम नहीं है जो नाम अच्छे अच्छे मोदी जी देते हैं, लेकिन डायरेक्शन, मोटे तौर पे जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है। और अभी तो समय है, अब धीरे धीरे देखिए चीजें और स्पष्ट होती जाएंगी। कमल जी। अब सर, आपने लगातार इस बात की आलोचना की है पिछले दिनों कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो एक तरीके से कोई नई बात प्रस्तुत नहीं कर रही है संगठन के स्तर पर या मंत्रियों की नियुक्ति के स्तर पर। लेकिन क्या ये उनका एक मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है जहां वो अगले कुछ चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके अपनी सारी आलोचनाओं को और आलोचकों को खामोश कर दें? देखिए, मास्टर स्ट्रोकों का जमाना तो चला गया। वो तो 2024 के चुनाव ने बता दिया है कि किसी के पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है, केवल मतदाताओं के पास मास्टर स्ट्रोक है। मेरे ख्याल में अभय जी की लाइट चली गई है। मैं जब तक लाइट आती तब तक मैं उसको आगे उस बात को बढ़ा दूं। मेरे ख्याल में देखिए, एक अच्छी चीज ये हो गई है, अभय जी उसको ज्यादा स्पष्ट रूप से अच्छे ढंग से कहेंगे, लेकिन जो मेरी एक आम व्यक्ति के रूप में समझ है कि अब थोड़ा मुद्दों पे भी बात होने लगी। पहले आप देखिए, वो होगा, हम और आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में आज या कल का स्टेटमेंट है योगी जी का कि 2042 तक
2042 या 2047 में 4-5 साल का वो अंतर एक है, या तो 2042 है या तो तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगी। आज हम खड़े हुए हैं 2024 में, उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 में। आज के ऐसा कहा जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट यही रहती है तब जाके शायद 2042 या 47 तक होगा। आप इस तरह की बातें करने से इसका क्या मतलब है? क्या आप 2027 तक देंगे? भाई जो आप 2027 तक डिलीवर कर सकते हैं और पिछले 7 साढ़े 7 साल में और अगले 2.5 साल में आप क्या डिलीवर करेंगे, बात उस पे होनी चाहिए। ये बात मैं मोदी जी पे भी लागू करता हूं। तो बीजेपी की एक एक डिजाइन ये है कि कुछ लंबी चौड़ी ऐसी बातें कर दो कि आप उसी में फंस के रह जाएं और फिर आप उसी पे करने लगे कि नहीं 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 नहीं, ये भाई 2047 तक नहीं होगा और 3 ट्रिलियन नहीं होगा तो 6 ट्रिलियन। इसका क्या मतलब है? 2047 में क्या होगा? मोदी जी, आप मुझे देश ये जानना चाहता है कि पिछले 10 साल में आपने क्या किया और अगले 5 साल में आप क्या करेंगे। ये लंबी चौड़ी बात करना क्या। तो जो जिस बात से जो मुझे लगता है अब मुद्दों पे केंद्रित हो गई है राजनीति, और उसको मोदी जी अब झटक के हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा में भी आपने देखा कि मुद्दे ही मुद्दे हावी थे। राहुल गांधी भी उसके बाद जितनी जगह जा रहे हैं मुद्दे ही उठा रहे हैं। तो शायद अब मुद्दे आधारित ज्यादा राजनीति होगी। कमल, ऐसा मुझे लगता है। ठीक कमल जी, है। अगर अगर उनका नहीं आ रहा हो तो हम वेट कर लेते हैं। अच्छा, या फिर मैं एक और सवाल आपसे करता हूँ, ठीक तब है। तक अगर अभय सर जुड़ तो जाते हैं नहीं, तो। मेरा कहना है फिर उसको अलग से लगा, मतलब उनका बीच में कर लीजिएगा, नहीं तो बहुत लंबा, अगर आप देख लीजिएगा जैसे आपको ठीक। ठीक। तो नहीं, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था कि मैं इधर देख रहा हूँ कि विपक्ष के नेता के रूप में जब राहुल गांधी की बातचीत हो रही है, तो जो जिसको मुख्य धारा की मीडिया कहते हैं या कुछ लोग सरकारी मीडिया कहते हैं, कुछ लोग गोदी मीडिया कहते हैं, वहाँ पर राहुल गांधी के बारे में बातचीत करते हुए हमेशा ही एक वाक्य पहले जोड़ दिया जाता है कि क्या वो सक्रिय रहेंगे। मुझे लगता है कि क्या ये एक तरीके से राहुल गांधी, जो कि मुझे लगता है कि पिछले 3-4 सालों में सबसे ज़्यादा सक्रिय नेता रहे हैं, उनके साथ एक ज़बरदस्ती एक उनको एक ऐसे घेरे में बंद करने की तरह है कि हमेशा आप संदेह के घेरे में कि आप सीरियस राजनेता हैं या नहीं है। तो इस संदर्भ में अगर हम देखें तो उनकी भूमिका में बदलाव को आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी? देखिए, 2-3 चीजें हैं। एक तो राहुल गांधी ने बहुत क्लियर कर दिया है, और मुझे लगता है कि शायद लीडर ऑफ ऑपोजिशन पे इस पद को ग्रहण करने का उनका एक बड़ा कारण ये था कि जो उनके बारे में एक, मतलब सोचिए बीजेपी ने कितना मेहनत की थी, कितना पैसा खर्च किया था केवल इस इमेज को बनाने के लिए कि ये एक नॉन सीरियस राजघराने से टाइप आने वाला एक व्यक्ति है जिसका बाकी राजनीति से कोई मतलब नहीं। तो राहुल गांधी पे अब 2 चीजें हो गई हैं, जिसको आप सरकारी मीडिया कहिए या जो भी मीडिया है, उसकी मजबूरी क्या हो गई है कि राहुल गांधी को इग्नोर नहीं कर सकते। उनकी टीआरपी बैठ जाएगी, नहीं देखेगा कोई। सिर्फ मोदी जी को दिखाना शुरू करें, देखिए कहां दिखाते हैं। उसका एक छोटा उदाहरण यह है कि जब लोकसभा का भी सेशन चला, अभय जी आ गए हैं तो पहले मेरे ख्याल में अभय जी की बात कर लें। अभय सर, जहाँ आपने बात छोड़ी थी, अगर आप वहीं से बात को लें कि क्या देखिए, मैं कह ही रहा था, माफ कीजिए, बिजली चली गई थी और अब ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि बिजली जाने के बावजूद भी इंटरनेट जारी रहे। तो मेरा कहना है मास्टर स्ट्रोकों का जमाना तो जा चुका है। 2024 के चुनाव ने कम से कम ये तो साबित ही कर दिया है कि किसी के पास कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। लोग राजनीतिक नेताओं की अदाबाजी या उनकी जो रणनीतिक पहलकदमियां हैं उससे नियंत्रित नहीं होते, थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन कुल मिलाकर लोगों की अपनी एक समझ है, जो समझ शायद हम लोग व्यक्त नहीं कर पाते हैं अपनी वाणी में, और राजनीतिक दल तो बिल्कुल व्यक्त नहीं कर पाते। आपने जो पूछा था वो मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पा रही है। इस बात को मैं फिर से रेखांकित करूंगा कि राजनीतिक परिस्थिति में कितना परिवर्तन आया है। ना अपने गिरेबान में झांक कर देख रही है और ना अपने से बाहर देख पा रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है इसके पीछे शायद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वो जिद है, वो थीसिस है कि सब कुछ प्रबंधन की थोड़ी बहुत गड़बड़ी कारण हुआ है, इसको हम ठीक ठाक कर लेंगे, सब चीजें दुरुस्त हो जाएंगी। मैं आपको उसके 2 उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण बिल्कुल ताजा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख संगठन भारतीय मजदूर संघ ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि उसे अगले 23 जुलाई को जो बजट आने वाला है उसमें क्या करना चाहिए। और
चौंकाने वाली बात यह है कि उसने जो अल्टीमेटम दिया है, उस अल्टीमेटम में जो बातें लिखी हुई हैं वो वही हैं जो विपक्ष चुनावी मुहिम के दौरान उठाता रहा है। भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि भाई एमएसपी दीजिए, किसानों से समझौता कीजिए आप। भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कीजिए। भारतीय मजदूर संघ कह रहा है कि ये जो आपका अग्निवीर वगैरह है, जरा इसके ऊपर पुनर्वाच विचार करके इसको दुरुस्त कीजिए इसको। यही सब बातें तो वो कह रहा है कि भाई ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है ना, उसको दुरुस्त कीजिए। ये केवल लाभार्थी बनाने से नहीं काम चलेगा। वो साफ कह रहा है कि अग्निवीर योजना को ठीक कीजिए, क्योंकि रोजगार और तमाम चीजों का मसला बहुत जबरदस्त है। और पूरे के पूरे जो किसानों की दुनिया है, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और राजस्थान पंजाब तक फैली हुई है, हरियाणा होते हुए, इतनी विशाल दुनिया में भाजपा तकरीबन एक खलनायक बन गई है। ये पहली बार हुआ है भारत के इतिहास में कि किसानों ने कहा हम भाजपा वालों को अपने गांव में नहीं घुसने देंगे। तो एक पार्टी जो सारे देश की जनता की नुमाइंदगी करना चाहती है, बार बार सत्ता में आना चाहती है, अगर उसको गांव में घुसने पे ही प्रतिबंध लगने वाली स्थिति आएगी तो कहीं ना कहीं गंभीर कुछ संशोधन चाहिए कि नहीं चाहिए। ऐसा पिछले 10 साल में नहीं हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी संगठन ने अपना मांग पत्र सरकार के सामने पेश किया हो बजट के पहले। ये पहली बार हो रहा है। ये अंदर से पड़ने वाला दबाव है। ये कोई कम्युनिस्टों, वामपंथियों और सेकुलरवादियों द्वारा डाला गया दबाव नहीं है। अभी संघ के दूसरे और संगठन भी इस तरह के दबाव डालेंगे। अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाला सवाल है, लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं वाले प्रश्न है, इनके ऊपर भी संघ ने एक एजेंडा थमाया है सरकार को कि आप ऐसा ऐसा कीजिए। तो सरकार के अंदर से बहुत जबरदस्त दबाव है। दूसरा, सरकार के ऊपर दबाव ये आ रहा है कि जो जनता दल यूनाइटेड है और तेलुगु देशम पार्टी है, उन दोनों ने अपने प्रस्ताव भी पास किए हैं और सीधे सीधे सरकार को बता दिया है कि हमें इतने इतने पैसे चाहिए। और ये मसला हजारों करोड़ रुपए का है। ये 10, 20, 100, 50 करोड़ का मसला नहीं है। आप उसको विशेष स्पेशल पैकेज कहें या जो पैकेज कहना चाहें आप कहते रहें उसको। तो अब उसकी तरफ सरकार के बुद्धिजीवियों ने अखबारों ने लिखना शुरू कर दिया है कि भाई ये दोनों सरकारों को कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो पहले से ही अपने जो इनके पास पैसा था उसी का सदुपयोग नहीं किया है। वो पैसा इन्हें सरेंडर कर देना पड़ा है। अब ये और पैसा मांग रहे हैं। इस प्रकार की बहस शुरू हो गई है और कुछ ना कुछ तो सरकार को इनकी बात माननी पड़ी। ठीक है, मान लो उन्होंने कितने हजार करोड़ रुपए मांगे नायडू ने और नीतीश कुमार ने, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनकी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद फिर पब्लिक सरकारी खजाने के ऊपर उसका बहुत बड़ा बोझ आएगा। उसको कैसे करेंगे ये सब? ये अंदरूनी दबाव देखिए। अंदरूनी दबाव का एक हिस्सा ये है, संगठन के स्तर पर जो भाजपा में जगह जगह गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसमें एक नाम उभर के आया है बीएल संतोष का। अब बीएल संतोष कर्नाटक के हैं, वहां के ब्राह्मण नेता हैं, हम सब लोग जानते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के इस वक्त वो इंचार्ज है। स्थिति यह है कि हाथरस में जो दुर्घटना हुई है, हादसा हुआ है हाथरस का, उसकी रिपोर्ट ब्रजेश पाठक ने बीएल संतोष को पेश की है और बीएल संतोष ही सब लोगों की मीटिंग ले रहे हैं वहां पर। भूपेन्द्र चौधरी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका भी बीएल संतोष देख रहे हैं। जो अभी 10 उपचुनाव होंगे 10 विधानसभा सीटों के ऊपर, वो भी बीएल संतोष उसका नेतृत्व करेंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है। राजस्थान में किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसको भाजपा ने खूब छुपाया, लेकिन आखिरकार उन्होंने खुद ही बता दिया मीडिया को। और किरोड़ी लाल मीणा के बारे में राजस्थान में कहावत है कि धरना दे किरोड़ी लाल और मुख्यमंत्री बने भजन लाल। इस प्रकार की वहां कहा, मतलब किरोड़ी लाल मीणा ही है जो भाजपा की तरफ से गहलोत के जमाने में संघर्ष करते रहे, धरना देते रहे। वही एकमात्र संघर्षशील नेता है। बाकी तो बैठे बैठे सत्ता पाने का इंतजार करते रहते हैं, कब मोदी जी की कृपा हो हम सत्ता पे बैठ जाएं। और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देखिए, भाजपा काफी अंदरूनी संकट की शिकार है। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे निपट नहीं पाएगी, लेकिन ऐसे लक्षण नहीं दिखाई, अभी 1 महीने में कम से कम ऐसे लक्षण नहीं दिखाई पड़े हैं कि भाजपा के पास इसको स्वीकार करने की इच्छा है। वो डिनाइल मोड में लग रही है। इसको स्वीकार करने की इच्छा है, स्वीकार करेगी तो उसको जाहिर है योजना भी बनाएगी, वो भी करेगी। ये जो पूरी परिस्थिति है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी संकटपूर्ण परिस्थिति है।
वो राहुल गांधी को क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं ये छोड़ दीजिए बात, वो तो खैर लफाजी की बात है। आप जो गंभीर दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी हैं, मैं उन खोखले और मोदी का भजन कीर्तन करने वाले बुद्धिजीवियों की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि जगन्नाथन साहब हैं। जगन्नाथन साहब ने एक लेख लिखा है, उस लेख में उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि अगर राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के निजी संबंध इसी तरीके से खराब बने रहे तो जो संसद में विधायी काम होना है, लेजिस्लेटिव वर्क होना है, उसका क्या होगा। इसके अंदर परिसीमन का काम भी बड़ा महत्वपूर्ण काम है और भी कई बड़े बड़े चीजें अटकी हुई हैं। तो उन्होंने सुझाव दिया है कि भाई दोनों नेताओं को एक बंद कमरे में बैठ के आपसी संबंध सुधार लेने चाहिए। ये जगन्नाथन साहब का सुझाव है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि भाजपा राहुल गांधी को पप्पू कहती रही है, लेकिन अब राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के बराबर नेता के तौर पर राष्ट्रीय मंच पर समांतर नेता के तौर पर उभर आए हैं और वो किसी भी तरीके से पप्पू नहीं है। ये गलतफहमी निकाल देनी चाहिए दिमाग से। तो ये अब भाजपा इस तरह की एक्टिंग कर रही है जैसे कि 4 जून नाम का दिन ही नहीं आया है उनके इतिहास में। तो ये तो अगर भाजपा ऐसा करती रही तो मेरा मानना यह है, और आनंद जी ने भी यही कहा है, कि ये एक बहुत बड़ी पराजय का इंतजार कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मतदाताओं ने भी आधा काम किया है। आधा काम वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में और अगले लोकसभा चुनाव में करेंगे बचा हुआ काम। अगर भाजपा चाहती है कि मतदाता इसी मूड में बने रहें, पिछला जो 1 महीना गुजरा है, अभी 9 तारीख को 1 महीना गुजरेगा। 1 महीना जब होगा तब आप 1 महीने की समीक्षा कर लीजिए। एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है, एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया है जो भाजपा सरकार के लिए सकारात्मक हो। प्रतिदिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी बढ़ी है, प्रतिदिन कांग्रेस की और विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ी है। आनंद सर, जो पिछला सवाल मैंने किया था उसके संदर्भ में अगर आपको जोड़ना मैं पूरा करूं। पिछली जो आपने ये पूछा था ना कि राहुल गांधी को जो पप्पू लगाने का टैग है और जो गोदी में, मैं उसी संदर्भ में कह रहा था कि जब संसद टीवी के आप वो देख लीजिए जो उनके कितने व्यूज हुए, उस व्यूज में जो भाषण है उसको जो उस समय था कुछ पहले 20 घंटे में या पहले 16 घंटे में जो कंपैरेटिव था, वो 7 लाख 6.5-7 लाख लोगों ने देखा था। मोदी जी 30-35 हजार पे फंसे हुए थे। इतना डिफरेंस ये है कि जो सरकारी मीडिया मतलब जो प्राइवेट हाथों में सरकार के द्वारा कंट्रोल्ड मीडिया है, उसकी मजबूरी है कि वो राहुल गांधी को दिखाएं। वो कैसे नहीं दिखाएंगे? दिखाना इसलिए पड़ रहा है कि उनकी टीआरपी खत्म हो जाएगी। अब राहुल गांधी को दिखाना है तो अब उसमें क्या क्या टैग लगाया जा सकता है जिससे उनके प्रति लोगों का, तो उसमें एक ये लग रहा है कि भाई सीरियस नहीं है, ये कितने दिन सीरियस रहेंगे। राहुल गांधी सीरियस नहीं है, आपको 240 पे लाके खड़ा कर दिए। राहुल गांधी ने कुछ चीजें मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले के मुकाबले अब राहुल गांधी ज्यादा वो थोड़ी बातें पहले इंट्रोवर्ट कह लीजिए या कुछ बातें अब वो बिल्कुल साफ साफ बोलने लगे। उन्होंने जब संसद में ये साफ किया कि मैं इस संसद में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूं, और फिर उन्होंने उसको रेखांकित किया, अंडरलाइन किया। उन्होंने साफ कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी का एमपी हूं, लेकिन मेरा लार्जर रोल लीडर ऑफ ऑपोजिशन का है, और अगर मेरे नेता, उन्होंने बोला अगर मेरे नेता केजरीवाल को कोई दिक्कत है तो वो मुझे भी उससे दिक्कत है। अगर हेमंत सोरेन मेरे नेता है, अगर इंडिया गठबंधन के उसमें अगर उनको कोई दिक्कत है तो मुझे भी दिक्कत है, और मेरे लिए मेरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का जो रोल है वो सुपरसीड, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत मेरा कांग्रेस एमपी का रोल। ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और कल गुजरात में उनको कोई कहने की जरूरत नहीं थी। गुजरात में जो भी इंडिया गठबंधन में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन था वो आज की तारीख में नहीं है, और वो लोकसभा चुनाव के लिए था। लेकिन अगर कल आप उनका गुजरात का भाषण सुने जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता, वो लगातार इंडिया गठबंधन कर रहे थे। वो लगातार अयोध्या की जीत जो अवधेश प्रसाद जी सपा से जीते हैं उसको लगातार वो इंडिया गठबंधन के कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन जीत के आया है, अयोध्या में इनके जो राम मंदिर का वो है झूठ है उसको उसने सच कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि एक अच्छी बात ये हुई है कि इंडिया गठबंधन को एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो सबने इंडिया गठबंधन का चश्मा लगा के देख रहा है। तो इस देश में सत्ता परिवर्तन देख रहा है तो उसको यह है कि इंडिया गठबंधन में वो सत्ता परिवर्तन करेगा।
वो कहीं पे भी ये नहीं है कि मेरी कांग्रेस आगे हो जाए, उसको कैसे जुगाड़ कर लें, क्या कर लें, क्या ना कर लें। और वो जाके मेरे हिसाब से अगर आप किसी से भी पूछिए इस देश में, तो मोदी जी का सबसे बड़ा गढ़, जिसको कहते हैं ना कि वो उससे बड़ा कोई गढ़ नहीं है मोदी जी का, वो है गुजरात। उसने वहां पे लोकसभा की फ्लोर पे भी बोला कि इस बार आपको हरा के दिखा रहा है वहां पे, और केवल ये हवा हवाई बातें रह जाती, उसको फॉलो अप किया गुजरात में जाके। और गुजरात में जो बातें बोली हैं, उसको अगर आप उसको सुनिए तो आपको लगता है हाँ बिल्कुल ये अचीवेबल है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि राहुल गांधी को ये मीडिया की मजबूरी है दिखाना, लेकिन उनके कुछ चीजों को के ऊपर क्वालिफाई करते रहो कि सीरियस है कि नहीं है, इन्होंने ये गलत किया, कहना नहीं चाहिए था। तो ये सब चीजें करते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि आम जनता से जो कम्युनिकेशन है, वो राहुल गांधी ने पिछले 2-3 सालों में अपना संवाद स्थापित कर लिया है। और राहुल गांधी को जैसे मोदी जी जब बोलते हैं ना, तो किसके लिए बोलते हैं समझ में आता है, उसी तरह से राहुल गांधी जी जो काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी और कितनी निष्ठा है, वो अब आम आदमी को भी दिखने लगा है। कमल। सर, आपने ये कहा कि नायडू और नीतीश कुमार काफी मजबूत मांगे रख रहे हैं। क्या ये मांगे एक ऐसा संकट पैदा कर सकती है नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने कि उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाए? और विशेष रूप से जिस प्रकार से लालू यादव ने बयान दिया है कि बस अगस्त में सरकार गिर भी सकती है। देखिए, ये अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, सरकार कल गिर जाएगी या 6 महीने में गिर जाएगी, मैं सब इस फिक्रेबाजी में कोई दिलचस्पी मेरी नहीं है। मैं इसको गंभीर बातें नहीं मानता। मैं जो घटनाक्रम हो रहा है उसको गहराई से अध्ययन करना चाहिए। अब घटनाक्रम क्या है? जिस वक्त विपक्ष सरकार के ऊपर हमला कर रहा था संसद में, और नरेंद्र मोदी की जब खिल्ली उड़ाई जा रही थी, नरेंद्र मोदी की थोड़ी बहुत खिल्ली नहीं उड़ाई गई है, नरेंद्र मोदी की कितनी, महुआ मोइत्रा ने कितनी खिल्ली उड़ाई है, राहुल गांधी ने उनकी कितनी खिल्ली उड़ाई है, अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहने की खिल्ली उड़ाई गई, एक अकेला सब पर भारी की कितनी। नरेंद्र मोदी को जीवन में कभी इतने बड़े उपहास का, इतने बड़े रिडिक्यूल का सामना नहीं करना पड़ा जो इस संसद से करना पड़ा। उस वक्त बेचैनी कहां थी? क्या तेलुगु देशम पार्टी के सांसद बेचैन थे? क्या जनता दल यूनाइटेड के सांसद बेचैन थे? मेरा मानना यह है कि चिराग पासवान के अपवाद को छोड़ के किसी ने भी राहुल गांधी के ऊपर अटैक नहीं किया। जो सरकार में भागीदार हैं वो चुपचाप बैठे हुए थे। भाई, भाजपा का मसला है, निपटो अपने। 5 साल में मोदी ने क्या किया है इसके वो जिम्मेदार थोड़ी ना है। मोदी जी अपने आप को भगवान बता रहे थे, तो इसकी जिम्मेदारी चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार क्यों लेंगे? मोदी जी निपटेंगे। और विपक्ष ने कभी जनता दल यूनाइटेड के ऊपर कोई हमला नहीं किया, तेलुगु देशम पार्टी के ऊपर कोई हमला नहीं किया, उन लोगों के ऊपर कोई हमला नहीं किया। उनके हमले का निशाना भी भारतीय जनता पार्टी थी। वो लोग अपने बैठे हुए हैं आराम से, वो सरकार में हिस्सेदार हैं, और वो बिहार और उसके लिए उन्हें विशेष पैकेज चाहिए। देखिए, ये राजनीतिक प्रक्रिया है। हम लोग राजनीतिक समीक्षक के तौर पर हमें पॉलिटिकल प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है, किस तरफ उसके रुझान है, उस पर ध्यान देना पड़ता है। अब उसका परिणाम सरकार के गिरने में निकलेगा कि सरकार के चलते रहने में निकलेगा, ये नौबत अभी नहीं आने वाली है। इसलिए नहीं आने वाली है कि भाई 240 सीटें तो केवल भाजपा के पास हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाजपा से 70-80 लोग अचानक इस्तीफा दे दें। और आखिरकार कुल कितनी सीटें हैं नीतीश और इनके पास? 32 सीट, बहुमत से 32 सीट दूर है भाजपा। 28 सीटें इन दोनों के पास कुल मिला के हैं। बाकी और छोटे छोटे दलों के एमपी है एनडीए के। तो ये जो सपोर्ट सिस्टम है, जो पूरा संरचना है इस सरकार की, इसमें भारतीय जनता पार्टी बहुत ही शक्तिशाली है। इसलिए इस प्रकार की बातें करना कि सरकार तुरंत गिरने रहने वाली है, ये नहीं। ये सरकार के अंदर अपने अंतर्विरोध पैदा हो रहे हैं, सरकार के अंदर अपने भीतर से ही काफी दबाव पैदा हो रहे हैं। उससे सरकार की अलोकप्रियता में वृद्धि हो रही है लगातार। मेरा कहना है ये एक ऐसी सरकार है जो अपने बनने के क्षण से उत्तर अलोकप्रिय हो रही है, पहले मिनट से अलोकप्रिय हो रही है सरकार। इस सरकार की संसद में खिल्ली उड़ाई जा रही है, इस सरकार के नेता की खिंचाई हो रही है इस सरकार में। एक तरह से उनको उज्जवक बताया जा रहा है। विपक्षी नेता कह रहे हैं, वो तो पहले राहुल गांधी पप्पू कहते थे, उन्होंने शिष्ट भाषा में उनको बाल बुद्धि कहना शुरू किया, जो बहुत शिष्ट है। लेकिन नरेंद्र मोदी का क्या किया इन लोगों ने, विपक्ष ने?
जिसे कहते हैं नरेंद्र मोदी का उल्लू खींच दिया लोकसभा में विपक्ष ने पूरी तरीके से। तो जब ये सब हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी दबाव पड़ रहा है, इनकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, जो आपके दो सबसे बड़े सहयोगी दल हैं उनके पास कुल मिला के 28 सीटें हैं, लेकिन वो ऐसे दबाव इस तरह डाल रहे हैं उनके पास 280 सीटें हों। तो ये जो पूरा मामला बन रहा है, जो देश का सबसे बड़ा पूंजीपति है वो सोनिया गांधी घर 1 घंटे बैठा हुआ है अपने बेटे की शादी का कार्ड लेके। इन सब चीजों का मतलब हम लोगों को समझना चाहिए। मैं अभय जी से एक चीज पूछ लूं। अभय जी, एक देखिए ये काफी कुछ तो गिनती है, मतलब ऐसे बोला जा रहा है। एक और घटना हुई है जिसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको प्रिंट ने बहुत नहीं किया, बहुत कहीं से एक छोटा सा आइटम हो गया, लेकिन वो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जो बीजू जनता दल है उसने बिना कहे जब वॉकआउट हुआ मोदी जी के का राज्यसभा में, तो वो वॉकआउट उसके 9 राज्यसभा सांसदों ने भी उनके साथ, वो भी इंडिया गठबंधन के साथ बाहर निकले। और ये ऐसे नहीं निकले, उससे पहले नवीन पटनायक की एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हम इनका हर जगह विरोध करेंगे और हमारा कोई सांसद नहीं है, लेकिन हम राज्यसभा में इनका पूरी तरह से विरोध करेंगे। और मैं इशू बेस्ड समर्थन था वो हम नहीं देंगे, अब नहीं देंगे। और दूसरा एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि वो दर्शकों को पता रहना चाहिए। जो उड़ीसा का विधानसभा चुनाव हुआ है, जहां पे कहा जा रहा है ना कि बिल्कुल व्हाइट वॉश हो गया है, वहां पे 147 सीट है, 74 पे मेजोरिटी मिलती है, 78 सीटें बीजेपी की आई, 51 सीट बीजू जनता दल की है। मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, बीजू जनता दल को 40.22% वोट मिला है, 1,01,02,454। बीजेपी को 40.07% वोट परसेंटेज कम है, 1,64,000 है। अरे 1,64,000 है, वो 1,01,02,000 है। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये मान लेना कि उड़ीसा में सब कुछ अच्छा है, उड़ीसा में आज भी वोट के परसेंटेज में बीजू जनता दल इनसे आगे है, सीटों में पीछे है। मैं थोड़ा एक आपसे समझना चाहूंगा भाई कि उड़ीसा को ये मान लिया जा रहा है कि बिल्कुल जेब में है, ठीक है 5 साल लगेंगे, लेकिन ये बहुत आसान चीज नहीं होगी। ये भी क्या कोई कहीं लार्जर जब चीज कुछ होगी बनेगी तो उसमें उड़ीसा में बीजू जनता दल का भी रोल होगा। देखिए, बीजू जनता दल तो ने समझ लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक तरह का खुफिया समझौता करके उसने जो राजनीति करने की कोशिश की थी उसका उसे कितना नुकसान हुआ है। और ये बात अभी तक आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति के नेता को नहीं समझ में आई है, उनको भी धीरे धीरे करके समझ में आएगी बात। ये इन दोनों पार्टियों के बीच में एक तय हुआ था रणनीति के तौर पे, उड़ीसा में एक नूरा कुश्ती लड़ी जाएगी। उस नूरा कुश्ती के तहत बीजू जनता दल विधानसभा जीत लेंगे और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में पिछली बार जितनी सीटें मिली थी, शायद 8 सीटें मिली थी, उनसे ज्यादा 12 या 13 सीटें जीत लेगी। मतलब इस प्रकार से इस उम्मीद में वो समझौता किया गया था और जगह जगह उम्मीदवार खड़े इसी तरीके से खड़े किए गए थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप जिस तरह की योजना बनाते हैं उस तरीके से आप उसको लागू नहीं कर पाते और मामला पलट जाता है। बीजू जनता दल के खिलाफ बहुत लंबे अरसे से सत्ता में थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी और वो मामला उनका पलट गया। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतनी नहीं थी कि उनको जैसा कि आनंद जी ने बताया, मैं भी इस आंकड़े को कई बार उसका उल्लेख कर चुका हूं कि बीजू जनता दल को भारतीय जनता पार्टी से थोड़े ज्यादा वोट मिले। सीटों के मामले में वो पिछड़ गए हैं, बहुत ही कम अंतर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां बहुत सी सीटें जीती हैं। यहां तक कि जिन लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है वो भी बहुत कम अंतर से चुनाव जीते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी। तो बीजू जनता दल को ये मान लेना कि वो पूरी तरीके से हाशिए पे चली गई है या उसका सुपड़ा साफ हो गया है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। बीजू जनता दल अगले चुनाव में बहुत, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते वहां ठीक से नहीं खेले तो बहुत वो मजबूत वापसी बीजू जनता दल वहां पर कर सकती है। उड़ीसा ने इस बार भाजपा को, नरेंद्र मोदी को बचा लिया। अगर उड़ीसा के नतीजे इस तरह के नहीं आते तो नरेंद्र मोदी अभी बहुमत का जुगाड़ करना भी उनके लिए मुश्किल हो जाता। जो तेलंगाना में जीत हुई है उसमें भी भारत राष्ट्र समिति, कांग्रेस न जीत जाए इसलिए अपने वोट बीजेपी को ट्रांसफर कराए हैं उन्होंने। और जो पार्टी ऐसा करती है वो अपने अंत को न्योता देती है।
एक जमाने में पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादियों ने ममता बनर्जी को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया था। पहले राम फिर वाम का नारा लगाकर इन्होंने कहा ममता बनर्जी को किसी तरह कमजोर किया जाए, भले ही भाजपा मजबूत हो जाए, भाजपा से हम बाद में निपट लेंगे। आज स्थिति क्या है उनकी? वो खात्मे की तरफ है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, जब भी आप नूरा कुश्ती करेंगे, जब बीवी जनता दल ने नूरा कुश्ती की, आप देख रहे हैं उनका क्या हाल हुआ। बीआरएस की नूरा कुश्ती का हाल आप देख रहे हैं, बीआरएस किस स्थिति में है। सीपीएम ने जो नूरा कुश्ती की भाजपा के साथ में, उसका आप फल वहां पे पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं। अबे भाई बीएसपी भी बोल दीजिए। हाँ, बीएसपी भी इसमें शामिल है। देखिए, ये चार ताकतें जो हैं, ये सब नूरा कुश्ती का परिणाम है, जिनकी बुरी बुरी हालत इस देश में हो रही है। और उनको पता नहीं है कि उनका राजनीतिक ग्राफ कितना नीचे जा चुका है और आगे और कितना नीचे जाएगा। आनंद सर, ये जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस एक परजीवी पार्टी है, परजीवी की जो परिभाषा होती है कि जिस पर वो निर्भर है उसी को खत्म करते जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी ज्यादा खतरनाक परजीवी पार्टी के रूप में सामने आई है, ऐसा हम कह सकते हैं। देखिए, मोदी जी का ये ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो फैक्चुअल है, जो फैक्ट्स हैं, वो अगर पिछले 25-30 वर्षों का इतिहास देख लिया जाए तो उसमें तो परजीवी लगती है बीजेपी। और मेरे ख्याल में परजीवी का ज्यादा राइट वो होगा कि जो दूसरों की स्ट्रेंथ से पे डिपेंड करती है। मतलब कमाता कोई और है, खाता वो है। उसको खा लेने वाला शायद बिल्कुल इन ट्रू सेंस परजीवी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक परिभाषा में जो इंडिया गठबंधन में क्या हुआ है, आनंद जी, भाजपा के लिए परभक्षी शब्द कहना कांग्रेस चाहिए। जो क्षेत्रीय शक्तियों से इनका संबंध है, तो भाजपा के लिए परभक्षी शब्द बेहतर है कि जिन क्षेत्रीय शक्ति के साथ जुड़ते हैं उसको खाए जाते हैं। हाँ, और वो मैं इसलिए परभक्षी और परजीवी कर दिया कि आम आदमी को परजीवी आप कमा के लाते हैं और वो उसी में जिंदा रहते हैं, वो आपकी कमाई के, आपके पुण्य से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इंडिया गठबंधन में एक फायदा क्या हो गया, कांग्रेस के पास लीडरशिप राहुल गांधी के रूप में, खड़गे जी के रूप में, और एक आइडियोलॉजी और एक क्रिटिकल मास जो होता है, एक क्रिटिकल मास हर स्टेट में कुछ कांग्रेसी मिल जाएंगे। और उनके पास क्षेत्रीय दल के बढ़िया अच्छे लीडर, जिनके आने वाले 10-20 साल की जिनके पास राजनीति है, वो कोई दो अंतिम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में अगर आप कहिए तो हो सकता है शरद पवार जी अंतिम इलेक्शन लड़ रहे हो, लेकिन वहां उद्धव ठाकरे बैठे हुए हैं। यहाँ मतलब मैं सारी स्टेट में देख लीजिए तो इंडिया गठबंधन के जो पार्टनर्स हैं, उस स्टेट के ताकतवर लोग, संगठन के रूप में मजबूत, लेकिन नेशनल उसमें जब वो आते हैं तो उनके लिए बिल्कुल सूट करता है कि वो इंडिया गठबंधन उनके साथ रहे। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर लें, हम सब लोगों को लगता था कि नहीं, फेडरल स्ट्रक्चर में हरदम ये गठबंधन की राजनीति शायद ज्यादा बैलेंस करती है। नहीं तो बार बार के एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि अगर एक पार्टी को इस तरह का बहुमत मिलता है हम लोगों के देश में कम से कम, तो वो थोड़ी, हालांकि कांग्रेस ने उतनी मनमानी नहीं की थी, वो जो राजीव गांधी के ऊपर लोग जो भी आक्षेप लगाए बोफर्स ऊपर वाला, वो उस तरह की मनमानी नहीं थी। लेकिन बीजेपी जैसी जो पार्टी विचारधारा, उनके साथ हरदम ये खतरा रहेगा कि अगर आपने उनको स्पष्ट बहुमत दिया तो चलाने लगेंगे कि फिर वो क्या सही क्या गलत, क्या इंस्टीट्यूशन क्या नहीं इंस्टीट्यूशन। हम लोगों ने उस पर अभी बात नहीं की है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारी ने साथ नहीं दिया है। ये बीजेपी का आरोप, और एक तरह से यह है कि भाई इन लोगों ने साथ नहीं दिया। तो ये भी एक मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि बीजेपी कैसे सोच सकती है कि अधिकारी उनका साथ ही देंगे। कमल जी। नहीं आनंद सर, इसमें मैंने ये भी पढ़ा था आज तक पर कि आज तक के वेब पेज पर कि जो इंटरनल रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि विधायकों ने भी अच्छी भूमिका नहीं निभाई है और जिन्होंने नहीं निभाई है उनके टिकट भी काटे जाए। तो क्या इस तरह की खबरें हैं अंदरूनी वहां से? नहीं, ये तो मैंने भी कहा, अभय जी ने भी कई जगह कहा है कि बाकी तो छोड़ दीजिए, जो भूपेंद्र चौधरी उनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा हुआ है कि अधिकारियों ने हमारा साथ नहीं दिया। और देखिए, ये हर जगह कहा जाता है कि टिकट काट देंगे। रिपोर्ट छोड़ दीजिए, विष्णु शरण सिंह का टिकट काट पाए, अजय टेनी का टिकट काट पाए, ये सब कहने की बातें होती हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस बीजेपी में है। बीजेपी इस उत्तर प्रदेश में कितनों के टिकट काट पाए थे, तो ये टिकट किसी का नहीं काट पाएंगे। उत्तर प्रदेश में दिक्कत क्या हो गई कि अब
दो वहां पे पावर सेंटर हो गए हैं। 2027 का इलेक्शन पहले है, उसमें ये कोशिश अमित शाह करेंगे कि जितना कमजोर कर सके उतना योगी जी को कमजोर करें। वो एक इंटरेस्टिंग है कि किस तरह से वहां पे चीजें बैठती हैं, क्योंकि रोज उत्तर प्रदेश में आप देखिए, रोज कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा है जब योगी के ऊपर अमित शाह के करीबी लोग कुछ ना कुछ मतलब वार जिसको कह रहे हैं या एलिगेशन या कुछ ना कुछ लगा रहे हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी है। अब देखना यह है कि वो योगी उनसे कैसे निपटते हैं। कमल जी, अभी सर एक और घटना हुई थी पिछले दिनों जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की, वो है कि मायावती ने एक बार फिर से खुश होकर अपने भतीजे आकाश आनंद को कन्वीनर बना दिया। मेरा सवाल ये है कि क्या चंद्रशेखर आजाद का उभरना उत्तर प्रदेश में मायावती की राजनीति को एक गंभीर खतरा पैदा करता है, उनकी राजनीति अगर जो भी बची हुई है उस संदर्भ में? मायावती की राजनीति कुछ बची हुई है, मुझे तो इस बात पे अब काफी संदेह है। देखिए, इस चुनाव में देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में भी और इस लोकसभा चुनाव में भी दलितों ने मायावती को उत्तरोत्तर कम वोट दिया। दलित का मतलब जाटव समाज, जो मायावती का प्रमुख आधार है, और उत्तर प्रदेश के जाटवों में 100 में 70 जाटवी, उत्तर प्रदेश के दलितों में 100 में 70 के करीब जाटवी होते हैं मोटे तौर पर। तो जब जाटव समाज ही बहुजन समाज पार्टी से हटना शुरू हो गया है, उसके बाद इनके पास बचा क्या है? और विधानसभा चुनाव तक ये स्पष्ट नहीं था कि जाटव समाज जो फ्लोटिंग हो गया है वो भाजपा में जाएगा या वो समाजवादी पार्टी में तो जा नहीं सकता, तो फिर किसके पास जाएगा, ये एक सवाल था। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठजोड़ हुआ, वैसे ही कांग्रेस के जरिए वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को वो वोट मिल गया। भाजपा ने भी इसको स्वीकार कर लिया, बात को, हाँ ये हो गया, ये घटना घटित हो गई है। इससे नतीजा क्या निकलता? नतीजा ये निकलता है कि सारे देश के पैमाने पर कांग्रेस ने अपने दो खोए हुए मतदाताओं को प्राप्त किया है। एक मतदाता का नाम है दलित और एक मतदाता का नाम है मुसलमान। इन दोनों का रुझान मजबूती के साथ कांग्रेस की तरफ हुआ है। अगर मायावती ने कोई बहुत बड़ी पहलकदमी नहीं ली और दोबारा अपने आप को स्थापित करने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, बड़ी करवट नहीं बदली, तब फिर 2027 के और 2029 के चुनाव में ये मतदाता कांग्रेस के साथ ही रह जाएगा। और जैसे कि तमाम स्टेकहोल्डर्स बताते हैं कि अगर एक समुदाय किसी पार्टी को 3 चुनाव में लगातार वोट दे दे, तो उसके अंदर कुछ पार्टी निष्ठा पैदा हो जाती है, फिर वो मुश्किल से हटता है वहां से। तो अगर बीच में मायावती अपने वोट को नहीं छीन पाई कांग्रेस से, तो आप समझ लीजिए कि मायावती एक ज्यादा से ज्यादा एक छोटे से दबाव गुट में बदल के रह जाएंगी। उनके उम्मीदवार कभी समाजवादी पार्टी को हराने का काम करेंगे और कभी भाजपा को हराने का काम करेंगे। इससे ज्यादा उनका, जब भी उम्मीदवार खड़ी करेंगे तो लोग सोचेंगे किसको हराएगा, खुद तो जीत ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार की बात उनके बारे में हो जाएगी। जहां तक चंद्रशेखर का सवाल है, वो अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं। आज उनका एक इंटरव्यू भी प्रकाशित हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि न तो वो कोई भेड़ थोड़ी ना है जो किसी के पीछे चले, वो ना तो इंडिया गठबंधन के साथ हैं और ना एनडीए के साथ हैं। वो इस प्रकार की बात उन्होंने उसके अंदर कही है। लेकिन आप जरा इस बात के बारे में सोचिए कि वो सारे लोग जो ना इंडिया के साथ रहे ना एनडीए के साथ रहे, उनकी इस वक्त राजनीति में स्थिति क्या है? उन सबकी दुर्गत हुई पड़ी हुई है। उनके राजनीतिक भविष्य के बारे में आप कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकते। तो चंद्रशेखर को भी सोचना पड़ेगा। वो अगर इंडिया गठबंधन के साथ चले जाएं अभी, तो उनका ज्यादा महत्व है फिर, और वो उनका महत्व भी बढ़ेगा और उनका सम्मान भी उसके अंदर बढ़ेगा। मैं इसमें ऐड कर दूं कमल जी सर, मैं इसलिए इसको ऐड कर दूं कि मुझे किसी एक दलित बड़े लीडर से परसों बात हुई। एक चीज तो यह है कि जो अभय जी कह रहे थे, सोशियोलॉजिस्ट का कहना है कि 3 चुनाव अगर एक पर्टिकुलर समुदाय पार्टी में करे तो उसमें पार्टी की प्रति निष्ठा। कांग्रेस की थोड़ी एडवांटेज है कि कांग्रेस लोग ये थे कि हमारी घर वापसी हो रही है। हम तो कांग्रेस छोड़ के बीएसपी के पास गए थे क्योंकि कांग्रेस हमें उस तरह का रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही थी। हम वापस घर आए हैं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल नहीं है। उनके लिए ज्यादा बड़ा अचीवमेंट ये था कि इंडिया गठबंधन के लार्जर उसमें वो समाजवादी पार्टी को भी उन्होंने वोट दिया, जो अदरवाइज वो वोट देने को तैयार नहीं रहते थे। तो एक जब उत्तर प्रदेश में जो कम ज्यादा हो रहा है, उसमें एक जरूरी चीज ये हो रही है कि अखिलेश यादव को भी कांग्रेस को साथ लेके चलने का एक दबाव है, क्योंकि मुसलमान और दलित
वो अगर कांग्रेस साथ है तब तो वो विश्वास करेगा समाजवादी पार्टी पे, अगर ये साथ नहीं है तो मेरे ख्याल में कांग्रेस वो उतना विश्वास नहीं करेगा। एक दूसरा, अभय जी कल अभय चौटाला जी आए थे हरियाणा से, उन्होंने बातचीत की है। अब ये जो इस तरह के जितने हैं ना लोग, ये सब लोग मिलकर कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बिहार में भी देख लिया गया था, यहाँ पे भी देख लिया गया है, होता कुछ नहीं है। मैं एक उदाहरण दे दूं जो अभय जी ने कहा, उसको समाप्त कर दूं। पप्पू यादव 6 बार के सांसद हैं, लेकिन निर्दलीय जीत के उसके बाद उन्होंने 1 मिनट समय नहीं लगाया इंडिया गठबंधन में आके बैठने का, और चुनाव के दौरान मैं व्यक्तिगत रूप से उनके मिला था, मतलब मैं किसी की देखी नहीं कर, जैसे ही अपना चुनाव खत्म हुआ वो उत्तर प्रदेश चले आए थे, और उत्तर प्रदेश में उन्होंने जम के इंडिया गठबंधन के लिए सारी जगह पे जाके खूब प्रचार किया था, खूब चले थे। तो मेरा कहना था उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो किसके साथ खड़े हैं। अब थोड़ा इनका, चंद्रशेखर जी का, मुझे हरदम लगता है कि ये थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, इनकी क्लैरिटी अभी नहीं है कि ये किसके साथ है। अकेले तो आप चालाक ज्यादा है, हाँ चालाक ज्यादा है। हाँ, तो ये आप अकेले तो चीफ मिनिस्टर बन नहीं जाएंगे, आपको किसी ना किसी के साथ जाना होगा, और उसमें जो जिस तरह की ये पॉलिटिक्स करते हैं वो देखने वाली बात होगी। ठीक है, हो सकता है रामदास अठावले टाइप या कुछ हो जाए, अच्छे जोक को सुनाया करें, लेकिन उससे ज्यादा मैं कोई भविष्य नहीं देख रहा हूँ। ठीक। अब सर एक आखिरी बात जो मेरे दिमाग में आई कि क्या ये कहना कि दलित वोट कांग्रेस की तरफ मुड़ा है, ये एक परसेप्शन का मामला है या इसके पीछे कुछ ठोस आधार भी है? देखिए जहां जहां बहुजन समाज पार्टी अच्छी स्थिति में थी, उन जगहों को छोड़ दिया जाए तो बाकी देश के सभी हिस्सों में दलित वोट तो हमेशा से कांग्रेस के साथ रहा है। भाई दलित वोट कांग्रेस, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया जाए, या जहां जहां बहुजन समाज पार्टी कुछ अपने उम्मीदवार लड़ाती थी तो उसका एक आकर्षण था, दलितों में उधर चली जाती थी, बाकी दलित वोट तो कांग्रेस के साथ ही रहा है हमेशा। मैं तो कहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी जगहों पर मुसलमान वोट भी कांग्रेस को ज्यादा मिलता है हमेशा से। केवल पिछले दिनों जो कांग्रेस की दो लोकसभा चुनाव में पिटाई हुई, उसकी वजह से हम लोग कांग्रेस की शक्ति को कम करके आंकने लगे। कांग्रेस का जो सामुदायिक समर्थन है वो बहुत जबरदस्त है। उसको कितने लोग 45 सीटें मिली हो, या 57 सीटें मिली हो, या 99 सीटें मिली हो, या 100 सीटें मिली हो, आप देखिए ना देश में कितने बड़े पैमाने पर कांग्रेस को वोट मिलता है, और कितने तरह के समुदाय अभी भी कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो जगहों पर केवल उत्तर प्रदेश में दलित और मुसलमान, और बिहार में मुसलमान, ये इन्होंने कांग्रेस का साथ त्यागा था। बाकी सब जगह तो कांग्रेस ही इनकी पहली पसंद रही है। आज की बातचीत को हम इसी बिंदु पर रोकते हैं। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे और आनंद जी से और अभय जी से देश की राजनीति के बारे में चर्चा करेंगे। आप दोनों लोगों को चर्चा में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।